जैसे कि भारतीय भूगणित के पिता है जॉर्ज एवरेस्ट। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भारतीय भूगणित के पिता है जॉर्ज एवरेस्ट, ये चीज़ हमको याद रखना है। दूसरा है आधुनिक भूगणित के पिता, तो आधुनिक भूगणित के पिता है अल बरूनी। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूगणित के पिता पूछे जॉर्ज एवरेस्ट, और आधुनिक भूगणित के पिता पूछे अल बरूनी। ठीक है। अच्छा, भूगणित क्या होता है? तो पृथ्वी के आकार और आकृति निर्धारण करने से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको भूगणित कहते हैं। यहाँ से जो गणित के पिता है, जना कि इनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन और बनते हैं। तो देखो, भूगोल के पिता की अगर बात करें, हाँ, फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के पिता जो होते हैं वो हिकेटियस है। ठीक है, भूगोल के पिता हिकेटियस। हिकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है? जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स, ये जो है हिकेटियस की पुस्तक का नाम है। और व्यवस्थित भूगोल हो या फिर भूगणित के पिता अगर कहे तो इरेटोस्थनीज है। व्यवस्थित भूगोल जो है ये इरेटोस्थनीज ने लिखा है, और इनकी जो पुस्तक का नाम है वह ज्योग्राफिका है। ठीक है, ज्योग्राफिका में उन्होंने जो है व्यवस्थित भूगोल किया है। दूसरा जो है आधुनिक भूगोल के पिता की अगर बात करें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भूगोल के पिता की अगर बात करें तो वह है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनकी एक पुस्तक है कास्मोस। ठीक है, कास्मोस एक पुस्तक है। और अगर बात करते हैं जो पुस्तकें होती है, किन पुस्तकों में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये एसएससी 2017 और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमी में आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। और जो पृथ्वी से रिलेटेड है वो 3 जो है यहाँ पर किताबें हैं या पुस्तक है, जैसे कि जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। जियोमेट्री इसमें पृथ्वी का मापन किया जाता है। जियोआइट, इसमें पृथ्वी के आकार के अनुरूप का जो है विश्लेषण किया जाता है। और अगर बात करते हैं तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है कौन है? स्पुतनिक फर्स्ट है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है, और ये अंतरिक्ष में 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था। जब भी जो क्वेश्चन बनता है ना, तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट। और कब ये जो है प्रक्षेपित किया गया था? 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है भूगर्भ शास्त्र के पिता, ये एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भूगर्भ शास्त्र के पिता है जेम्स हटन। जेम्स हटन जो है भूगर्भ शास्त्र के पिता है। ठीक है, इसके बाद है मानव भूगोल के पिता। मानव भूगोल के पिता है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के पिता है फ्रेडरिक रेटजेल। उसके बाद जो है आकाशगंगा से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, आकाशगंगा जो होती है वो तारों का एक समूह होता है। तारों का जो एक समूह होता है उसे आकाशगंगा कहते हैं, और इसे प्रायद्वीपीय आकाशगंगा भी कहते हैं। अंतरिक्ष में आकाश का जो हमारी आकाशगंगा उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, उसको बोलते हैं मिल्की वे। और इसका अर्थ होता है दूत का मार्ग। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके बाद जो ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो जो पहली होती है वो होती है अंडाकार, अंडे के आकार की होती है। दूसरी होती है सर्पिलाकार, एक सर्पिलाकार होती है। उसके बाद बात करते हैं आगे जो अगली है मंदाकिनी हमारी, वो है अनियमित, मतलब जिसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, जिसका आकार अनिश्चित होता है। मंदाकिनी आकाशगंगा, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की? गैलीलियो ने की।
गैलीलियो ने जो है मंदाकिनी आकाशगंगा की सर्वप्रथम खोज की। कब की? तो 1610 में की। और जो हमारे मंदाकिना है इसको मिल्की वे कहते हैं। यह क्या है? सर्पिलाकार है, सर्पिला उसका आकार है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर ब्रह्मांड में बात करें, ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 75% ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है। और अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। उसके बाद यहाँ पर अगर और क्वेश्चन देखिए तो जितनी भी हवाई गतियाँ होती है, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जितने भी उड़ते हैं, वो सारे 100 किलोमीटर के भीतर उड़ते हैं पृथ्वी से, और 100 किलोमीटर से ज़्यादा ये ऊपर नहीं उड़ सकते। और अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से अधिक जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? खगोलीय इकाई से मापी जाती है। और पृथ्वी एवं खगोलीय पिंड के बीच सबसे बड़ी दूरी का जो मापक होता है उसको पारसेक कहते हैं। पारसेक पृथ्वी एवं खगोलीय पिंड के बीच जो दूरी है उसको कहा जाता है। पृथ्वी एवं खगोलीय पिंड के बीच सबसे बड़ी दूरी के मापक की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष। और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मांड में जो क्वेश्चन, ब्रह्मांड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो 4 सिद्धांतों के आधार पर हुई है। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हम 4 सिद्धांतों के द्वारा जो है मान सकते हैं। एक तो है दोलन सिद्धांत, जो संडेज एवं एडिंगटन ने दिया था। संडेज एवं एडिंगटन जो ऑथर थे, इन्होंने ये दोलन सिद्धांत दिया था, 1919 में दिया था। तो दोलन सिद्धांत 1919 में दिया। किसने दिया? संडेज एवं एडिंगटन ने दिया। फिर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट महाविस्फोट सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं इसको बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही सर्वमान्य सिद्धांत है। तो बिग बैंग थ्योरी है ना, 1927 में दिया था, जॉर्ज लेमेंद्रे ने दिया था। हाँ, जॉर्ज लेमेंद्रे ने बिग बैंग सिद्धांत दिया। इसी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। फिर अगला है 1949 में सतत अवस्था सिद्धांत। सतत अवस्था सिद्धांत दिया, ये दिया थॉमस गोल्ड, हर्बन बांडी एवं फ्रेड होयल। इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है इस सिद्धांत को दिया। एक और मान सकते हैं 1980 का स्पति सिद्धांत। 1980 का स्पति सिद्धांत जो है एलन गुथ ने दिया। एलन गुथ ने स्पति सिद्धांत दिया। सतत अवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड, बाडी एंड फ्रेड होयल ने दिया। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी लेमेंद्रे ने दिया। 1919 में दोलन सिद्धांत जो है संडेज एवं आर्थर एडिंगटन ने दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आगे और मैं बता रहा हूँ अभी। और जो अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जिस टॉपिक से हमारा अगला क्वेश्चन है वो टॉपिक क्या है अपना, वो टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो, सौर शब्द लैटिन के सोल से लिया गया है। ठीक है, अब सोल का अर्थ क्या है? सूर्य। सौर मंडल शब्द जो है जॉन लॉक द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जो सौर मंडल शब्द है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जो है प्रयोग किया था? तो सौर मंडल शब्द है 1704 में जॉन लॉक द्वारा प्रयोग किया गया था। उसके बाद है केरल के खगोल शास्त्री थे नीलकंठ सोमयाजी। नीलकंठ सोमयाजी ने भूस्थलीय प्रणाली प्रस्तावित की थी। इसमें इन्होंने कहा था कि ग्रह जो होते हैं ना सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो नीलकंठ सोमयाजी है, इन्होंने कहा था कि सूर्य जो है ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सौर मंडल का एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं देखो भू केंद्रित मॉडल। यहाँ से क्वेश्चन आता है भू केंद्रित मॉडल।
भू केंद्रित मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया था? क्लॉडियस टोल्मी ने। क्लॉडियस टोल्मी ने भू केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है। और क्या था ये? तो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है ना। जो टोल्मी थे, क्लॉडियस टोल्मी, उन्होंने भू केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच यानी कि केंद्र में स्थित है, जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और जिनके चारों ओर जो है सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जितने भी पिंड होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ऐसा किन किन का माना था? टोल्मी का था, जिन्होंने भू केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया था। और इसी के जो है अपोजिट में सूर्य केंद्रित मॉडल लाया। सूर्य केंद्रित मॉडल तो ये जो प्रस्तुत किया निकोलस कोपरनिकस ने। तो ध्यान रखना, सूर्य केंद्रित मॉडल जो है निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया। और जो है इन्होंने इनका मत दिया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सभी ग्रह इनके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य केंद्रित मॉडल कोपरनिकोलस ने प्रस्तुत किया था। और इसमें उन्होंने कहा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी में आ चुका है 1995 में, बीपीएससी में आ चुका है 2015 में। ये सारे में आए हुए क्वेश्चन को ही जो है रिवीजन कर रहा हूँ, तो आप भी इसको ध्यान से सुने और समझे तो आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और जो है मेन, आइजैक न्यूटन, सबने नाम सुना होगा आइजैक न्यूटन। इनका जन्म क्या हुआ? गैलीलियो की मृत्यु वाले वर्ष में ही हुआ था। जब गैलीलियो की मृत्यु हुई थी तो उसी वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। ठीक है। और न्यूटन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सभी ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारणों की व्याख्या की थी। मतलब जो आइजैक न्यूटन था उन्होंने कहा था कि जो सूर्य है उसके चारों ओर सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की आकृति जो है गोला भी यानी कि गोले जैसी है, इसका भी जो जिक्र किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। पृथ्वी व अन्य पिंडों में गुरुत्वाकर्षण बल को सिद्ध किए कि जो पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है और जो कुछ पिंड है पृथ्वी के आसपास उनमें भी कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है। कहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है, ये सारा का सारा जो है आइजैक न्यूटन ने समझाया था। और अगर बात करते हैं गति के नियमों की, तो गति के जो 3 नियम दिए थे, है ना, गति के 3 नियम दिए थे, वो दिए थे केपलर ने। केपलर ने ग्रह की गति के नियम दिए थे, है ना। जो ग्रह होते हैं वो भी गति करते हैं, है ना। कोई अपने अक्ष पर गति करता है तो कोई जो है सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। तो ग्रह की गति के नियम केपलर ने दिए थे। और केपलर ने कहा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्रक है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। उसके बाद जो ग्रह होते हैं जिनकी गति जो है केपलर ने बताई है और कहा है केपलर ने कि ग्रहों की जो कक्षा की गति है दीर्घवृत्ताकार है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार तरीके से जो है ग्रह गति करते हैं ना, कक्षीय गति करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन, तो गति से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि सूर्य है जो है बीच में स्थित है, तो अगर सूर्य के चारों ओर अगर कोई ग्रह परिक्रमा करेगा तो उसकी जो दूरस्थ वाली गति होगी उसको क्या कहा जाएगा? जो निकट वाली जो होगी उस गति को क्या कहते हैं? तो जो दूरस्थ वाली गति होगी सूर्य के जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है परिक्रमा करता है, तो अपसौर जो है ये दूरस्थ गति हो जाएगी और उपसौर जो है ये जो है आपकी निकटतम हो जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आता है उपसौर यानी कि निकटतम दूरी और अपसौर यानी कि दूरस्थ दूरी। पृथ्वी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जो है निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, तो उपभू कहते हैं और दूरस्थ दूरी को अपभू कहते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा ये ग्रह है। ठीक है। अगर ये दीर्घवृत्ताकार तरीके से दीर्घवृत्ताकार तरीके से अगर ये क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो इनकी जो निकटतम दूरी होगी उसको परिजोग कहा जाएगा और जो दूरस्थ दूरी होगी उसको एपोजोग कहा जाएगा, है ना। बृहस्पति की
जो निकटतम दूरी होती है उसकी कक्षा में उसको परियोग कहते हैं और दूरस्थ दूरी को एपोयोग कहते हैं। चंद्रमा की जो निकटतम दूरी होती है दीर्घवृत्तीय उसको पेरिलून कहते हैं और जो दूरस्थ दूरी होती है उसको एपोलून कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे पूछे गए, कोई पीसीएस में पूछा गया तो कोई पीएससी में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी में पूछा गया है, बीपीएस में पूछा गया है। सारे में इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये बुक रखी है मेरे पास, है ना, वो बहुत ही अच्छी बुक है जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे बात करते हैं, थोड़ा सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सूर्य एक गैसीय गोला है ना, गैस का गोला है। इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कितने में 73.46% है। और इसके अलावा हीलियम भी है, हीलियम 24.85% इसमें है। बाकी कुछ अन्य चीज़ें भी इसमें मौजूद है। उसके बाद बात करते हैं, और जो सूर्य होता है ना, सूर्य उसके सूर्य में जो क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में होती है। उसके बाद सूर्य जो है, सूर्य शब्द जो है लैटिन के सोल से लिया गया है और सूर्य का केंद्र ऊर्जा का स्रोत है। मतलब सौरमंडल में जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जो है सूर्य से ही मिलती है। सूर्य अपना अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। क्या सूर्य भी अपना अक्ष पर घूमता है? तो जी हाँ, घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। अगर बात करते हैं सूर्य अपना अक्ष पर कितना कोण बनाता है, तो सूर्य अपना अक्ष पर जो है 7.25 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य अपना अक्ष पर कितना कोण बनाता है? 7.25 डिग्री का कोण बनाता है। और सूर्य का जो भाग हमको आंखों से दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, है ना। सूर्य का भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसकी जो मापन होता है वो पायरोमीटर द्वारा किया जाता है ना। इसका मापन किससे किया जाता है? पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। इस जो बाह्यतम भाग होता है सूर्य का, जो सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा जा चुका है। और अच्छा, इससे एक्स किरणें उत्सर्जित होती है। सूर्य से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? एक्स किरणें, है ना। उसके बाद जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं सौर चलो ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो आदित्य मिशन 2023 है। जो आदित्य मिशन आया था वो 2023 में आया था। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो मिशन आया था 2022 में आया था। उसके बाद, है ना, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे इसमें, और इसमें इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। फिर जो आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जो 8 ग्रह है, वैसे ग्रह 9 थे जिन पे प्लूटो को हटा दिया गया है तो 8 ग्रह रह गए। तो जो आपका ये है सौरमंडल, इसके 8 ग्रह है। इनके बारे में अपन कल यानी कि आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे अपन लेके आएंगे। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो है इसकी क्वालिटी को अच्छे बेहतर करूँ और जो साउंड है उसको भी मैं बेहतर करूँ। अभी मेरे पास जो है रिकॉर्ड करने के लिए जो है क्या है, मात्र एक ईयरफोन है। इसकी सहायता से मैं रात को जो है यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी नानी जो है, मेरी लड़की यहाँ पर सोती हुई है छोटी सी, ठीक है। और यहीं पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और जो है वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा रिवीजन हो रहा है, आपका भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और आपको यदि कुछ नई चीज़ें मिलती है, हाँ ध्यान रखना जितने भी इस वीडियो में मैंने जो
अभी क्वेश्चन बोले हैं और जिनका आंसर आपको समझाए हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी है और मैं केवल यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन को ही पढ़ाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।